जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दुर्ग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर रोक लगा दी गई है आरोग्यम अस्पताल में, और इलाज पर रोक लगाने के बाद कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्देश दिए। इलाज में नकद राशि लेने का आरोप लगाया। आरोप साबित होने पर कार्रवाई की गई। मान्यता रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा गया। डायरेक्टर हेल्थ को मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है सामने आया दुर्ग से, जहां आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने का अस्पताल ने निर्देश जारी किया और इलाज में नकद राशि लेने का आरोप भी अस्पताल पर लगा है। और इसके संबंध में डायरेक्टर हेल्थ को मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड जो कि सभी निजी अस्पतालों में चलता है, हालांकि उसके लिए कुछ एक चिन्हित अस्पताल भी होते हैं। ऐसे में इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का स्वीकार न किए जाना अब एक्शन का कारण बन सकता है। लगभग 1,15,000 रुपये जो है वो भी उनके पिताजी से लिया गया, और लड़की की भी लगातार 16 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, और उनसे अगले दिन उनके पिताजी को बुलवा करके राइटिंग में ले करके दबाव पूर्वक कि हमने कोई नगद नहीं लिया है, जबकि आयुष्मान कार्ड की वो हकदार थी, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए जो नियम है। लेकिन हम उस पर ऑलरेडी जांच कमेटी, हमारे 4 लोगों की टीम थी, हम लोग जा करके उसको पूरा जांच कर करके और नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। और उनका जो आयुष्मान का जो वो है वो लगभग 1 वर्ष के लिए रिकमेंड। और अब मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या कारण आखिर दिया अस्पताल ने कि आयुष्मान कार्ड को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, अभी दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर जो आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है उस पर रोक लगा दी गई है, और डायरेक्टर हेल्थ को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन पर आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज किया जाता है उसकी मान्यता को रद्द करने के लिए ये पत्र लिखा गया। ये पूरा मामला जो है लोगों के इलाज से जुड़ा हुआ है, काफी गंभीर मामला है। एक बच्ची जो है जहर खाली थी, जिसको नियमतः जो है वो जांच की नियमतः जो है वो सूचना देनी चाहिए थी, चाहे पुलिस के विभाग को हो, चाहे वो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको सूचना देना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दिया गया। करीब 16 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी जाती है। इसमें काफी लापरवाही देखी गई थी। इसी तरह से एक केस और था जिसमें ये बताया गया था कि उनका इलाज किया जाएगा और उसके बाद में आयुष्मान कार्ड से इलाज न करके उनसे नगद राशि ली गई थी। ऐसे कई और मामले भी सामने आए थे जिसके लिए जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी की जांच में यह पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन लापरवाही कर रहा है। और यही वजह है कि आज जो है वो अस्पताल में जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज होता है उसकी मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है, और आयुष्मान कार्ड के तहत जो भी इलाज हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये देखा गया था कि नर्सिंग होम एक्ट का इसमें उल्लंघन किया जा रहा था, और जांच में सभी बिंदु सही पाए गए थे, और इस वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, लेकिन कोई कारण बताया अस्पताल प्रबंधन ने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का वो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे, स्वीकार नहीं किया जा रहा था? आशीष, ये देखिए, इसमें ये भी कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी वर्तमान में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार क्या वजह थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखा गया है कि उसने लापरवाही की है, और कई बार उनसे जवाब भी मांगा गया था स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यही वजह है कि अब जो है ये कार्रवाई की गई है, और एक संदेश भी दिया गया है आम लोगों को, जो अस्पताल संचालक हैं, जो शासकीय योजनाओं के तहत इलाज करते हैं, उसमें उनको ये संदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले में लोगों के इलाज से संबंधित मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार ये देखा जा रहा है कि दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है। किसी के लाइसेंस रद्द हो, किसी के लाइसेंस जो नवीनीकरण का मामला सामने आता है, कहीं नर्सिंग होम एक्ट का पालन ही नहीं किया जाता है, कहीं कचरे का सही निष्पादन भी नहीं किया जाता था। ऐसा लगातार स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है, और जांच में जहां भी लापरवाही पाई जा रही है वहां बिल्कुल। और चूंकि कई अस्पतालों में मिथिलेश ऐसा भी देखा गया कि वो आयुष्मान कार्ड मरीज को मना कर देते हैं, डिटेल लेकर के सरकार को अप्लाई कर देते हैं, वहां से भी पैसा आता है और मरीज के परिजनों से भी पैसा लेते हैं। बहरहाल अब ऐसा अगर कोई मामला है तो जांच के बाद सामने आएगा। अब नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और दुर्ग में बारात में नाचने के दौरान विवाद हो गया और युवक के पेट में चाकू मार दिया। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया इस पूरे मामले में और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। भिलाई घासीदास नगर की घटना बताई जा रही है। जामुल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बारात में नाचने के दौरान विवाद हो गया था और इस विवाद में चाकू भी चल गया। और बढ़ते हैं आगे, नारायणपुर से अहम खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या का एक मामला यहां से सामने आया। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने बीच मोहल्ले में गोली मारकर हत्या कर दी। नारायणपुर के बखरूपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि इसमें जांच पड़ताल क्या कुछ चल रही है, कौन लोग ये हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है कांग्रेस नेता की हत्या का, ये देखने का विषय होगा। बहरहाल इसमें जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कांग्रेस नेता की हत्या के इस मामले में कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम क्या रहा। विवेक, नेताजी की हत्या का कारण क्या कोई अब तक सामने आया है? क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए, नेताजी की हत्या का कारण कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है प्रशासन, चाहे पुलिस हो चाहे जिला प्रशासन हो। जांच का विषय बता रही है क्योंकि नक्सली इलाका है नारायणपुर क्षेत्र। लेकिन एक बात जो है जो स्पष्ट सूत्रों के के माध्यम से सामने आई है वो ये है कि जो कांग्रेस नेता है वो मालक परिवहन संघ के सचिव थे और ये आमदई घाटी में इनका काम चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि लेवी की वसूली का मामला हो जो उनका नक्सलियों तक ना पहुंचा। लेकिन कुछ भी कहना भी जल्दीबाजी होगी क्योंकि प्रशासन कुछ कह नहीं पा रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला है या नक्सली घटना का। पर जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये भी बात सामने आई है कि ये लेवी का मामला भी हो सकता है। लेवी नक्सलियों तक नहीं पहुंचे क्योंकि लगातार नक्सली जो हैं आमदई घाटी का विरोध करते रहे हैं और इसके पूर्व भी जो नेताओं की हत्या हुई थी वो आमदई घाटी से जुड़े हुए थे। कहीं पे विकास की बात होती है तो नक्सली हमेशा विकास विरोधी बातें करते हैं और घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो ये भी एक तरीके से कहा जाए कि यदि नक्सलवाद से घटना जुड़ती है तो ये नक्सलियों का वो चेहरा है जो विकास विरोधी है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने अपना ज्ञापन सौंपा है। महापौर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पानी की समस्या को लेकर, भीषण गर्मी में पानी की उपलब्धता को लेकर, जल संकट से निपटने की क्या तैयारी, इन सभी सवालों का जवाब मांगने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है। बीजेपी पार्षद दल ने ये ज्ञापन सौंपा है महापौर को। बढ़ते आगे, महासमुंद के साल्हे भाठा में पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और इस भीषण गर्मी में गांव का तालाब सूख चुका है। ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक पानी की टंकी भी नहीं बन पाई है और ठेकेदार ने पाइपलाइन के लिए गांव में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं और ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में गर्मी बढ़ते ही पानी का संकट शुरू हो गया है। मोहाडीह गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में एक कुआं है जिसमें पीने के लिए पानी है और गांव के लोग इस कुएं के पानी को निकालने के लिए सुबह 3 बजे से कतार में आकर लग जाते हैं और पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस गांव में अभी तक 100 से ज्यादा बोर और किए जा चुके हैं, लेकिन पथरीली जमीन होने की वजह से यहाँ नल से पानी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जल जीवन मिशन का काम अधूरा होने की वजह से गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नवागढ़ ब्लॉक के मोहाडी गांव में, जहां पानी की भारी समस्या है और महिलाएं यहां देर रात से लाइन लगे रहते हैं और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक कुआं है जहाँ 1200 मतदाता और 1200 लोगों की जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है। जी बताएंगे, यहाँ किस तरह की समस्या होती है आपको पानी के लिए? आप लोग सुबह से लाइन लगे हुए हैं।
जी यहाँ बहुत समस्या है पानी के लिए। दोपहर में एकदम कड़ी धूप में जेठ बैसाख के महीना में सब यहाँ महिलाएं गांव भर से पानी भरने के लिए आती हैं और इतना कड़ी धूप में वो लोग भर भर कर ले जाते हैं अपने घर में पीने के लिए। यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो रही है। गांव पथरीला होने के कारण बोर का स्रोत भी नहीं मिल पा रहा है। इसे कई बोर कनेक्शन बंद पड़े हुए हैं। यहाँ दर्जनों बोर खुदाए गए लेकिन बोर से पानी निकल। जी बताएंगे किस तरह की समस्या होती है आप लोग को पानी निकालने के लिए, और आप लोग रात से यहाँ लाइन लगे रहते हैं? 2 बजे रात ले चालू हो जाती पानी है पीने के लिए और सब घर बहुत समस्या है। रात में नहीं सोते हैं कोई भी। ये पानी लोग पिए भर बस उपयोग करता आप मन की नहाए धोए भर भी? पिए भरवा तो बाकी सब खर्चा खाने उन्हें सब बनाने के लिए तालाब से भरते हैं। सरकार और प्रशासन से किस तरह मांग की जाए जो यहाँ की समस्या, जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो समाधान हो सके? सरकार से मांग किया जा रहा है। पुराने सरपंच और वर्तमान सरपंच जी के द्वारा कई बार लिखा किया गया है कि भाई ये समस्या है हमारे गांव में, और लगभग पीएचई के हर अधिकारियों को पता है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है। तो ठोस पहल करेंगे कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से सप्लाई करें। अन्य गाँव की तुलना में यहाँ खर्च ज़्यादा आएगा क्योंकि भाई दूसरे जगह से पानी लाना पड़ेगा, तब ये हो सकता है समस्या दूर। बाकी देख रहे हैं सभी महिलाएं दोपहर को और पीने के लिए एकमात्र ही कुआं है। 1200-1300 लोग इसी से पानी भरते हैं और सुबह लाइन लगते हैं एक बार, फिर दोपहर के लिए फिर आना पड़ता है, शाम को फिर बार। मतलब एक महिलाएं जो है 3-3 बार यहाँ अपना बर्तन और बाल्टी लेके यहाँ पर पानी के लिए पहुँचते हैं। तब जिस तरह लगातार यहाँ पानी की किल्लत के समस्या का निपटारा के लिए लगातार लाइन लगनी पड़ते हैं और पानी के बारी का इंतजार पड़ता है, चूँकि कुआं जो है, कुआं का स्रोत पूरा गांव को कवर करता है। इस कारण यहाँ देर में रुक के पानी निकलती है। इस कारण बहुत सारे समस्या होता है। जल्द इस पर प्रशासन संज्ञान ले और इस गंभीर समस्या का समाधान करे। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी सोमनाथ जो कि महासमुंद से हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश कश्यप जो कि जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़े हैं। बात करेंगे सोमनाथ, अभी चूंकि गर्मी शुरू ही हुई है, अभी 4-5-6 महीने तक करीब गर्मी का असर रहेगा। 3-4 महीने तो भीषण गर्मी भी पड़ने वाली है, लेकिन पानी की समस्या ये तो हर साल गर्मी में होती है, तो इसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? आखिर क्या प्रयास उनके द्वारा किया गया अब तक? जी आशीष, बिल्कुल बता दूं कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में अति आवश्यकता है पानी जो है जीवन यापन के लिए। ऐसे में साल्हे भाठा के ग्रामीण जो है पानी के लिए तरस रहे हैं और पूरा ये 1000 की आबादी वाला इस गांव में 2 बोर हैं और उसमें भी पानी लेने के लिए जो है पूरा ग्रामीण आधा किलोमीटर तक दूर चल के जाते हैं और वहां से पानी लेने को मजबूर हैं। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत वहां पे पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन टंकियां अभी तक नहीं बनाई गई है। वहीं बात करें पीएचई विभाग के अधिकारी के, तो वो जो हैं ऑफिसों से ही बाहर नहीं निकलते और ग्रामीण स्तर तक जाकर वहां की समस्याओं के बारे में सुध लेना नहीं चाहते। यही कारण है कि लगातार पानी की समस्या से जो है ग्रामीण जूझ रहे हैं। बात करें साल्हे भाठा गांव की, तो वहां के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, उनसे भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि हमने 2 बोर तो खुदाई है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं पीएचई विभाग जिम्मेदार है। हमने लगातार इसके लिए हमने उनके संज्ञान में लाया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ठोस पहल जो है वो नहीं की जा रही है और ठेकेदार जो है अपने मनमानी रवैया के चलते अभी तक वो जो है टंकी नहीं बनाई है, जिस पर किसी प्रकार के जो है वो एक्शन अधिकारियों के द्वारा जो है वो लिया नहीं जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार जो है मनमर्जी से अपने काम कर रहे हैं और नालियों जो गलियां हैं उसमें नालियां खोद दी गई हैं जो कभी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकते हैं। जी आशीष, बिल्कुल। और सोमनाथ, ये भी स्पष्ट है कि अगर अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकल रहे तो लोग उनके दफ्तरों तक पहुंचे और अपने मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएं। कैलाश कश्यप के पास चलेंगे, जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश, जहां की स्टोरी आपने दिखाई वहां भी बताया जा रहा है कि 1200 के लगभग लोगों के पास सिर्फ एकमात्र स्रोत है पानी का। जी आशीष जी, बता दूं जिला मुख्यालय से लगे 25 किलोमीटर की दूर में एक मोहाडी गांव है, जिसमें जो है जल जीवन मिशन तो धाराशाही हो गया है। वहाँ तो टंकी बना दिया गया है, लेकिन पाइपें नहीं बिछाया गया और घरों में पानी नहीं हो रहा है। वहाँ पथरीला गांव होने के कारण 100 से 120 जो बोर खनन हुआ है, नलकूप खनन हुआ है, उसमें पानी नहीं है। और एक जो कुआं है जो बीच गांव में है, उस पर 1200 की आबादी क्षेत्र के लोग वहाँ पानी का जीवन यापन पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं। वहाँ पानी पथरीला होने के कारण अन्य जगह पानी नहीं मिल पा रहा है और वहाँ महिलाएं जो है 3 बजे रात से लाइन लग जाती है और सुबह तक पानी निकालती है। फिर पानी खत्म हो जाने के बाद उन लोग को घंटों भर इंतजार करना पड़ता है उस कुएं में फिर पानी भरते तक, और इस तरह की लगातार 3 बार उन लोग जो है पानी के लिए इंतजार करते रहते हैं।
बिल्कुल, और पीने के पानी की समस्या अब आने वाले समय में और बढ़ सकती है। कैलाश सोमनाथ, इस बारे में और अधिकारियों से चर्चा कर और ग्रामीणों से चर्चा कर इसका निदान करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते ये दो गुट आपस में भिड़ गए थे और मारपीट में करीब 6 से 7 युवक घायल हो गए हैं। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और रामानुजगंज रोड स्थित पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां पर ये मारपीट हुई थी। और पेट्रोल पंप एक सार्वजनिक जगह है जहां पर किसी विवाद के चलते दो गुटों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश इनकी आपस में थी। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या कारण पता चल पाया आखिर ये क्यों पेट्रोल पंप पर इतना विवाद हो गया? देखिए, ये घटना देर रात की बताई जा रही है और रामानुजगंज रोड के पास एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर दो गुट आपस में भिड़े थे, जमकर चाकूबाजी और हथौड़ा चला है, ऐसा बताया जा रहा है। और जब मैंने एडिशनल एसपी से बात की तो उनका कहना है कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर में क्या रंजिश थी कि इतने संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, दोनों गुटों में मारपीट हुई थी। क्या वजह है ये अभी तक पुलिस खुलकर नहीं बता रही है। हालांकि इसमें 6 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हैं और अलग अलग अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया है और पुलिस जो है बाकी मामले की जांच कर रही है। लेकिन इनका CCTV फुटेज सामने निकल कर आया है जिसमें लगातार जो युवक हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं और जमकर लाठी डंडे, इसके साथ साथ चाकू और इसके साथ हथौड़ी भी इन युवकों ने एक दूसरे पर चलाया है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा कि डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर में माइनिंग विभाग ने अवैध रूप से परिवहन करते 16 वाहनों को पकड़ा। जिले के रायकोट, सरगीपाल, परपा और कोडेनार, भानपुरी, बंडाजी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया और इस दौरान अवैध रूप से परिवहन करते 16 वाहनों को पकड़कर मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। बिलासपुर में चल रहे अवैध प्लॉटिंग और खनिज उत्खनन को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध खनन के उत्खनन व परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिले में किसी भी स्थिति में खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं होना चाहिए। सभी SDM और खनिज विभाग के खनिज अधिकारियों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। बढ़ते आगे, बिलासपुर से अगली खबर, जहां हेड कांस्टेबल आत्महत्या मामले में SP रजनीश सिंह ने सरकंडा थाने में पदस्थ प्रशिक्षु DSP रोशन आहूजा को हटा दिया है। बता दें कि तोप सिंह नवरंग को चार्ज दिया गया है। हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम की खुदकुशी के बाद आदिवासी समाज ने IG और SP को ज्ञापन देकर प्रशिक्षु DSP के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। बता दें कि 2 मई को हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम ने अपने घर के पीछे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कांकेर में बाल विवाह करने की जिद पर अड़े दूल्हा दुल्हन की खुदकुशी की धमकी काम नहीं आई और महिला बाल विकास विभाग ने इनकी शादी को रुकवा दिया। शादी के लिए दूल्हे की उम्र 5 महीने कम थी, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को शादी रोकने के लिए कहा। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान दूल्हा दुल्हन शादी नहीं होने पर आत्महत्या तक की धमकी देने लगे, लेकिन महिला बाल विकास विभाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विभाग ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शादी को रुकवा दिया और शादी रुकवाने के बाद दोनों पक्ष अनुमति लेने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे, जहां समझाइश देकर
उन्हें वापस घर भेज दिया गया। और बलरामपुर में महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने 3 नाबालिग लड़कियों और 2 नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह होने से रोका। और महिला बाल विकास विभाग ने इस पूरे मामले में सनवाल के पीपर पान में बाल विवाह होने की उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर यह विवाह रुकवाया। आपको बता दें कि ये जो बाल विवाह का भूत लोगों पर चढ़ा हुआ है, इसे रोकने के लिए यहाँ पर टीम लगातार काम कर रही है। बच्चों के परिजनों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने की भी प्रावधान के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद परिजन नाबालिग बच्चों के बाल विवाह को रोकने पर राजी हुए। बलरामपुर से पूरा मामला सामने आया। और सारंगगढ़ में दिन दहाड़े बाइक की चोरी, बरमकेला के बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि बरमकेला में बाइक चोरी की घटना सामने आई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और सीसीटीवी के आधार पर जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सारंगगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। और अब बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।